तो दोस्तों आप लोग कहावतों में तो कई बार सुने होंगे कि हार के जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं, पर भारत की तरफ से इसे साबित करके दिखाया गया है और आने वाले समय में भी इस चीज को साबित करने को लेकर भारत की तरफ से काम किया जा रहा है। हाल ही में ही आप लोगों को पता होगा कि भारत की तरफ से चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंडर को उतार के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया और भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचा और दुनिया का चौथा ऐसा देश बना जो चांद पे सक्सेसफुली अपने लैंडर को लैंड किया। और दोस्तों ये जो सक्सेस है ये इतने आसानी से नहीं आया, बल्कि इससे पहले इसी तरीके का एक प्रयास में भारत को एक छोटे से अंतर के कारण नाकाम होना पड़ा। हालांकि दोस्तों उसे नाकाम कहना गलत होगा क्योंकि वो पार्शियली फेल मिशन था और मिशन लगभग 99% सक्सेस था और 1% के कारण ही ये विफल हुआ। लेकिन दोस्तों इसी तरीके के विफलता के बाद सफलता को अर्जन करने के लिए भारत की तरफ से फिर से एक कदम आगे बढ़ा दिया गया और दोस्तों ये कदम है टापर्स अनमैन एरियल व्हीकल को लेके। आप लोगों को पता ही होगा कि भारत की तरफ से एक बड़े मात्रा में टापर्स अनमैन एरियल व्हीकलों को खरीदने को लेके ऑर्डर दिया गया है और इस ऑर्डर के लिए प्रोडक्शन शुरू करने से पहले एयरक्राफ्टों के यूजर ट्रायल को अंजाम दिया जाना है। लेकिन दोस्तों यूजर ट्रायल के दरमियान ही एक टापर्स अनमैन एरियल व्हीकल हादसे का शिकार हो गया। दोस्तों लगभग एक हफ्ते पहले भारत का एक टापर्स अनमैन एरियल व्हीकल तब हादसे का शिकार बना जब इसे बैंगलोर में यूजर ट्रायल के अंदर से गुजारा जा रहा था। पर दोस्तों ये जो हादसा है ये किसी भी तरीके से भारत के हौसले को तोड़ नहीं सकता और जिस तरीके से चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 को भारत की तरफ से एक मेगा सक्सेस बनाया गया, उसी तरीके से टापर्स अनमैन एरियल व्हीकल को भी एक मेगा सक्सेस बनाने को लेके आगे बढ़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ये यूजर ट्रायल के क्रैश किसी भी तरीके से भारत के टापर्स अनमैन एरियल व्हीकल के यूजर ट्रायल के जो प्लान है उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता और उस क्रैश के बावजूद भारत की तरफ से यूजर ट्रायल को तय शेड्यूल के तहत ही आगे बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों कुछ दिन पहले ATR चालकरी मतलब एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज चालकरी में एक ट्रायल के दरमियान टापर्स अनमैन एरियल व्हीकल का यह हादसा हुआ था और दोस्तों ये ATR चालकरी को कई जगहों में चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज भी कहा जाता है। हालांकि दोस्तों मीडिया रिपोर्टों में अब जानकारी दिया जा रहा है कि हादसे के बावजूद एयरक्राफ्टों के जो टेस्टिंग है वो तय शेड्यूल पे ही होगा। हालांकि वहीं पे कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि असल में ये जो टापर्स अनमैन एरियल व्हीकल का यूजर ट्रायल हो रहा है ये असल में इस साल के अंत तक शुरू होना था, लेकिन तय समय से पहले ही इसके टेस्ट शेड्यूल को शुरू कर दिया गया है क्योंकि सभी काम तय समय से पहले समाप्त हो चुका था। और दोस्तों अब जिस तरीके से तय समय से पहले टेस्ट शेड्यूल को शुरू किया गया था उसी ही तर्ज पे एयरक्राफ्टों के बाकी टेस्टों को भी अंजाम दिया जाएगा। अब दोस्तों ये जो हादसा हुआ है या फिर टापर्स अनमैन एरियल व्हीकल का क्रैश हुआ है ये असल में इन व्हीकलों का दूसरा क्रैश है और 4 साल के अंदर ही ये 2 क्रैश हुआ है। वहीं पे रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि इस क्रैश के पीछे किसी भी तरीके का कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है जिस कारण शायद इन एयरक्राफ्टों के जो टेस्टिंग है उसे बरकरार रखा जा सकता है। दोस्तों टापर्स अनमैन एरियल व्हीकल को असल में रुस्तम व्हीकलों के बेस पे ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के तरफ से इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन के रूप में बनाया गया है। और दोस्तों अब तक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे करीबन 4 प्रोटोटाइपों का निर्माण किया जा चुका है जिनमें एक प्रोटोटाइप फिलहाल क्रैश का शिकार हुआ है। हालांकि जिस प्रोटोटाइप के क्रैश का बात कहा जा रहा है वो असल में टापर्स अनमैन एरियल व्हीकल के अन्य प्रोटोटाइपों के मुकाबले में एक अपग्रेडेड वेरिएंट था और उसमें सेटकॉम मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इस्तेमाल किया गया था ताकि ये जो ड्रोन है ये बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट भी इस्तेमाल हो सके। मतलब एक तरीके से इसे लॉन्ग रेंज तक ऑपरेट करने के लिए इन सेटकॉम सिस्टमों से लैस किया गया था। दोस्तों टापर्स अनमैन एरियल व्हीकल को मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि ये 30,000 फुट के ऑल्टीट्यूड में आसानी से उड़ान भर सकता है और रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटे से भी अधिक समय तक हवा में रह सकता है। इन अनमैन एरियल व्हीकलों के द्वारा साल 2016 के नवंबर महीने में अपना पहला उड़ान भरा गया था और उसके बाद कई बार अलग अलग टेस्ट के दरमियान अलग अलग ऑल्टीट्यूडों में कई घंटे तक ये ड्रोन लगातार उड़ान भरते हुए अपने सफलता का प्रचार किया था। दोस्तों टापर्स अनमैन एरियल व्हीकल में भारत के द्वारा टॉप क्वालिटी के मिलिट्री ग्रेड इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपर्चर राडार को लगाया गया है जो कि एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि इंटेलिजेंस सर्वेलेंस टारगेट एक्विजिशन टारगेटिंग और रिकॉनेसेंस जैसे ऑपरेशन में बेहतरीन ढंग से भूमिका निभा सकता है। दोस्तों इन ड्रोनों के जो डेवलपमेंट ट्रायल है वो समाप्त होने के बाद ही इसके यूजर ट्रायल को शुरू किया गया और डेवलपमेंट ट्रायल के सफलता के बाद एक तरीके से बड़े मात्रा में ऐसे ड्रोनों को खरीदने को लेके कमिटमेंट भी कर दिया गया है जिनमें बताया जा रहा है कि करीब 76 ड्रोनों को तीनों बेड़े के लिए परचेस किया जा रहा है जिनमें 60 इंडियन आर्मी के लिए, 12 इंडियन एयरफोर्स के लिए और 4 इंडियन नेवी के लिए होगा। वहीं पे जुलाई 2022 के रिपोर्ट के मुताबिक इन ड्रोनों के एक्सपोर्ट का भी संभावनाएं हैं और शायद अर्मेनिया की तरफ से इन ड्रोनों को लेके इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे ड्रोन को लेके भारत को एक बड़ा झटका मिलने के बावजूद भारत किसी भी तरीके से रुकने को लेके तैयार
तैयार नहीं है, तो वहीं पे रशिया के तरफ से भी हाल ही में एक इशारा दे दिया गया है कि भारत के साथ दोस्ती को लेकर रशिया किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने को लेकर तैयार नहीं है। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पहले जो S-400 सिस्टमों के डिलीवरी को लेके कुछ मतभेद हो रहा था और कुछ डिले को लेके खबर आया था, वो शायद और आगे ना हो, और इसे लेके रशिया के एम्बेसडर डेनिस एलिफोव की तरफ से हाल ही में बयान दिया गया है कि S-400 के डिलीवरी भारत को रशिया तय समय पे ही करेगा। और दोस्तों राजदूत एलिफोव की तरफ से दिया गया बयान असल में रशिया की तरफ से S-400 सिस्टमों के डिलीवरी के ऊपर एक मोहर लगाना ही है। हाल ही में रशिया के राजदूत डेनिस एलिफोव की तरफ से कुछ मीडिया को अपने ख्यालों का जिक्र करते हुए भारत के साथ रशिया के दोस्ती, भारत और रशिया के डिफेंस डील और S-400 सिस्टमों को लेके कई तरीके के नए बातों का खुलासा किया गया। और उनके द्वारा दिया गया बयान के मुताबिक भारत और रशिया के बीच में साल 2018 में जो S-400 सिस्टमों को लेके समझौता हुआ था, वो समझौते के तहत तय शेड्यूल पे ही आगे बढ़ रहा है, मतलब इसमें किसी भी तरीके का उतार चढ़ाव नहीं हुआ है। और उनके द्वारा अपने बयान में यह भी बताया गया है कि आने वाले समय में भी इसे तय समय पे ही रखा जाएगा, मतलब डील के दरमियान भारत और रशिया के बीच में जो डिलीवरी को लेकर शेड्यूल रखा गया था उसी के ही तहत रशिया भारत को S-400 सिस्टमों का डिलीवरी करेगा। दोस्तों मिस्टर एलिफोव की तरफ से ANI को दिया गया इस इंटरव्यू में यह भी कहा गया है कि नेक्स्ट ईयर के अंत से पहले रशिया की तरफ से सभी S-400 सिस्टमों को भारत को डिलीवर करने को लेकर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मतलब भारत को साल 2025 से अंत से पहले सभी पांचों के 5 S-400 सिस्टम मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों मिस्टर एलिफोव की तरफ से यह भी माना गया कि दोनों देशों के जो अर्थव्यवस्था है वो संतोषजनक है और दोनों देश एक साथ इकोनॉमी, साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर कोऑपरेशन भी कर रहा है। दोस्तों एलिफोव की तरफ से दिया गया बयान में भारत और रशिया के इकोनॉमिकल कोऑपरेशन के अलावा न्यूक्लियर कोऑपरेशन और डिफेंस कोऑपरेशन का भी जिक्र था। और उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि किस तरीके से दोनों देश इन दोनों सेक्टर में भी एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। उनका यह भी कहना है कि एनर्जी रिक्वायरमेंटों को पूरा करने के लिए रशिया और भारत के बीच में एक मजबूत कोऑपरेशन है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एक तरफ जहाँ पे बड़े मात्रा में हथियारों को रशिया से भारत खरीद के अपने जरूरतों को पूरा करता है, तो वहीं पे भारत के न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी रशिया का एक सक्रिय भूमिका है, क्योंकि भारत में कई सारे बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट जो है वहाँ पे रशिया के रिएक्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और भारत के जो कडाईकुलम में एक नया मेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट निर्माण हुआ है, वहाँ पे भी रशिया की तरफ से ही रिएक्टरों का सप्लाई किया जा रहा है और कुछ रिएक्टरों का सप्लाई ऑलरेडी रशिया की तरफ से किया जा चुका है, जबकि बाकी रिएक्टरों को भी बताया जा रहा है कि रशिया के द्वारा इस लड़ाई और इकोनॉमिकल सैंक्शन के बावजूद तय समय पे ही सप्लाई किया जाएगा। हालांकि दोस्तों डिफेंस सेक्टर और ये जो न्यूक्लियर सेक्टर है इसमें भारत काफी हद तक अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया है और आने वाले समय में लगभग इस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। लेकिन फिर भी रशिया के साथ इन सेक्टरों में भारत के जो दशकों के कोलैबोरेशन है वो आने वाले कई सालों तक चलेगा। और दोस्तों भारत ये रशिया के साथ जो कोलैबोरेशन किया है शायद ये आने वाले 100 साल तक ना भूल सके, क्योंकि दोस्तों भारत के बेड़े में जो बड़े बड़े हथियार है वो सभी फिलहाल रशियन या सोवियत ओरिजिन का है। और एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जब पूरा वेस्टर्न खेमा और अमेरिका जैसे देश पाकिस्तान के पक्ष में था, तब केवल मात्र सोवियत यूनियन और रशिया के द्वारा ही भारत को समर्थन किया गया और भारत को हथियार देके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने में मजबूत किया गया। वहीं पे दूसरी तरफ 71 के लड़ाई में जब पूरा वेस्टर्न खेमा इवन मुसलमान देशों का भी एक गठबंधन संपूर्ण रूप से भारत विरोधी हो चुका था और अमेरिका तो भारत में अपना 7वां बेड़ा तक भेजने के लिए तैयार हुआ गया था, तब रशिया भारत को मदद करने के लिए तीसरे विश्व युद्ध का भी परवाह नहीं किया और अपने न्यूक्लियर सबमरीनों को इंडियन ओशन भेज दिया था। और इसी कारण की वजह से ना भारत की तरफ से कभी भी रशिया के दोस्ती को लेके कोई संदेह किया गया और ना भारत के लोग कभी भी रशिया के दोस्ती को लेके कोई संदेह करता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि रशिया की तरफ से S-400 सिस्टमों को लड़ाई के बावजूद और इकोनॉमिकल सैंक्शन के बावजूद तय समय पर डिलीवर करने को लेके जो बातों को कहा गया वो किस तरीके से रशिया और भारत के दोस्ती को और मजबूत करेगा? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।